सो वी हैव बीन डूइंग जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन एंड पिछले क्लास के अंत में हमने सम तक कर लिया था, सम टू इन टर्म्स ऑफ अ जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो हमने क्या देखा था कि अगर कोई जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो r है, उसका सम क्या होता था n टर्म्स तक का, s इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर। ऊपर नीचे जब साइन चेंज करते थे तो इसी फॉर्मूला को हम लिखते थे, s इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। ये वाला जो फॉर्मूला हो हम लोग यूज़ करते हैं जब r ग्रेटर देन 1 हो और पॉजिटिव हो, ठीक है। और अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था। सबसे पहले आज कुछ प्रॉब्लम्स बनाते हैं और उसके बाद फिर हम जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बाकी के थ्योरम्स को जानेंगे। चलिए एक एकदम छोटे से प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले सम टू n terms the series 1, 5, 25 and so on, इसको रख दीजिए सम टू p टर्म्स। ये एक सीरीज है जिसका p टर्म्स तक का सम निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है p है उसका सम निकालना है हमें। अब यहाँ पे कॉमन रेशियो हमारा 5 आ रहा है, डेफिनेटली हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, s इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉमन रेशियो जो है हमारा वो क्या है, कॉमन रेशियो यहाँ पे हमारा 1 से बड़ा है और पॉजिटिव है। अब भाई कॉमन रेशियो जब 1 से बड़ा हो तो हमें ये चीज़, ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है, यानी कि यही फॉर्मूला, जैसा कि मैंने कहा था आपको, यही फॉर्मूला ऊपर नीचे साइन चेंज करके इस तरह से लिखा जा सकता है। तो हम बेसिकली ये इसी फॉर्मूला को साइन चेंज करके और इस तरह से लिख रहे हैं। चलिए, लेकिन याद रखना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको याद रखना है कि जैसे ही जो कॉमन रेशियो है जीपी का वो 1 से बड़ा हो, पॉजिटिव हो, तो आपको उस केस में इस तरह से फॉर्मूला को अप्लाई करना है, ठीक है। अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला 1 माइनस a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर, ठीक है। चलिए, सो हमें p टर्म्स तक का सम चाहिए। यहाँ पे a फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, 1 है। चलिए, r कॉमन रेशियो 5 है, n के जगह p होगा क्योंकि p टर्म्स तक का सम निकालना है, माइनस 1 बाई 5 माइनस 1। सो 5 टू द पावर p माइनस 1 बाई 4। दिस इज योर आंसर। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक सा सवाल, जो एकदम बेसिक है। मे बी आपके इंटरमीडिएट के क्लासेस में पूछा जा सकता है, अदरवाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इतना आसान नहीं पूछेगा। अब चलिए कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग डेफिनेटली स्पेशल क्लास करेंगे, उसमें सिर्फ प्रॉब्लम ही करेंगे, बट चूंकि अभी हम थ्योरम्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स भी साथ में बनाना जरूरी है, ताकि थ्योरम्स को हम ग्रैब कर सके। चलिए, sum to n terms the series 0.a plus 0.aa plus 0.aaa and so on for all a belongs to natural number and 1 is less than or equal to a less than or equal to 9। ये हमारा गिवन कंडीशन है। हमें ये सम निकालना है जहाँ की a बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, और a जो है 1 से लेके 9 तक कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एनी ऑफ दीज नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारा कंडीशन है ना। ये प्रॉब्लम बड़ा ही आसान है। अगर आपको अरिथमेटिक आपकी अच्छी है, बेसिक अरिथमेटिक आपकी अच्छी है, तो आप एक बार में इस प्रॉब्लम को ग्रैब कर लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम पूछा जाएगा, आप बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर देंगे। चलिए,
इसको थोड़ा पहले समझते हैं। ये जो सीरीज है वो है पॉइंट ए, पॉइंट डबल ए, पॉइंट ट्रिपल ए एंड सो ऑन ऐसे करके, जहाँ की ए कोई नेचुरल नंबर है और ए 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। ये हमारा कंडीशन है। अब चलिए मान लेते हैं कि ए 5 है, आप कुछ भी रख लीजिए, 1 से 9 तक कुछ भी रख लीजिए, मैंने ए को 5 रखा। सपोज करते हैं कि 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555 एंड सो ऑन इस तरह से है। ना अगर मैं इस पूरे सीरीज को 5 से डिवाइड कर दूं, 5 से डिवाइड कर दूं तो डेफिनेटली हमें 5 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। ठीक है, अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो बाहर 5 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 0.5/5 प्लस 0.55/5 प्लस 0.555/5 एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं। 5 इंटू ये आएगा 0.1, ये आएगा 0.11, साफ साफ दिख रहा है, ये आएगा 0.111 एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ अगर इस पूरे सीरीज को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डेफिनेटली बाहर भी 9 से डिवाइड भी करना होगा। यानी कि अगर 9 से इस पूरे सीरीज को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 9 से ऑब्वियसली डिवाइड करना होगा। सो 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा इतना यहां से आ गया। इतना आपको जानना है सबसे पहले। ठीक है, इतना आपको जानना है। अगर ये चीज आप समझ गए हैं तो इस प्रॉब्लम को मुझे लगता है कि आप थोड़ा थोड़ा ग्रैब कर रहे होंगे कि किस तरह से मैं बनाने वाला हूं। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस सेम मेथड हियर एज वेल टू completely and successfully solve this particular problem, right? So remember this rule, whatever I am doing this with this particular thing, I am going to do the exactly same thing to solve this problem. ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो नंबर ए की जगह लिया, जैसे ए की जगह यहां पे मैंने 5 लिया, उसी नंबर से मैंने डिवाइड कर दिया पूरे सीरीज को 5 से, यानी कि 5 से डिवाइड किया तो 5 से मल्टीप्लाई भी करूंगा। और बाद में जब ये सीरीज आ गया 0.1 0.11 ऐसे करके, तो मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और 9 से फिर डिवाइड भी करना पड़ा मुझे। यहां तक आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। So now we are starting to solve this particular problem. मान लेते हैं कि इसका जो सम है उसको हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो s इज इक्वल टू पॉइंट a 0.a प्लस 0.a एंड सो ऑन। याद रखिएगा इन टर्म्स तक का ही सम निकालना है। अब मैं a से डिवाइड कर दूंगा तो a से मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो a इंटू, जब a से डिवाइड करूंगा मैं तो ये आएगा 0.a/a प्लस 0.a/a प्लस 0.a/a एंड सो ऑन। ये मेरा आ जाएगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 एंड सो ऑन, उसी तरह से जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। अब 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 से बाहर डिवाइड भी कर देता हूं। 0.9 0.99 प्लस 0.999 एंड सो ऑन। a/9 इसको मैं 1 माइनस 0.1 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं 1 माइनस 0.1 0.9 ही आएगा।
उसी तरह से इसको 1 माइनस 0.01 लिख सकता हूँ, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। 1.1 में से 0.00 में से 0.01 गया तो 99, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे 1 माइनस 0.001 कर सकता हूँ एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे बढ़ूंगा मैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए a/9, अब जितना 1 1 1 है उसको एक साथ ले लेता हूँ, 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन टू n टर्म्स, क्योंकि n तक ही तो हमें सम निकालना है, तो दैट्स इट, दैट इज व्हाट वी नीड टू कंसर्न अबाउट। माइनस ये माइनस 0.1 माइनस 0.01 माइनस 0.001, सब में से माइनस जब कॉमन ले लूंगा तो हमारा आएगा 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 एंड सो ऑन टू n टर्म्स, ब्रैकेट क्लोज्ड। चलिए इतना आपने कर दिया। आगे बढ़ते हैं। इसको भी रेज कर देता हूं। इसके बाद दैट इंप्लाइज s इज इक्वल टू, अब 1 का n टर्म्स तक का सम कितना हो जाएगा, a/9, ये हो जाएगा n, ये तो n ही हो जाएगा, कुछ करना नहीं है, माइनस, अब यहां पे आपको जीपी का यूज करना पड़ेगा। देखिए कैसे, इसको आप लिख सकते हैं 1/10, इसको आप लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर, फिर 1/10 क्यूब एंड सो ऑन टू n टर्म्स। n माइनस, अब भाई ये तो जीपी में है, हमें साफ साफ दिख रहा है, जीपी में है ना, जिसका कॉमन रेशियो कितना है 1/10। 1/10 क्या है, 1 से कम है भाई, 1 से कम है, डेफिनेटली 1/10 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका वैल्यू 1 से कम हो और 0 से बड़ा हो, या ऐसा कह सकते हैं एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। सो कॉमन रेशियो इसका एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हम जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करेंगे। वो क्या करेंगे हम, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, सम का a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर, जीपी का जो सम का फॉर्मूला होता है n टर्म्स तक का। नाउ वी आर अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला हेयर, a की जगह, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है 1/10, 1/10 ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस 1/10 टू द पावर n, क्योंकि 1 का पावर n तो 1 ही होगा, तो इसको कुछ करना ही नहीं है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/10, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इज इक्वल टू a/9 ब्रैकेट क्लोज 1/10 इंटू, ये हो जाएगा 10/9 हो जाएगा ना, 1/10 इंटू 10/9 ब्रैकेट क्लोज, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखिए मैंने यहाँ n लिखना मैं भूल ही गया हूँ, इस n को मैंने नहीं लिखा, ये n भी तो है। अब माइनस करते हैं, अब यहाँ पे इस टर्म को सॉल्व करते हैं, तो 1/10 ये वाला, और इसको सॉल्व करके 10 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, और ब्रैकेट के जो अंदर है वो हो जाएगा 1/1 माइनस 10 टू द पावर n, 10 और 10 कैंसिल, a/9 n माइनस 1/9 इंटू 1 माइनस 1/10 टू द पावर n, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखा आपने
कि एक बार इस प्रॉब्लम को आप समझ गए तो इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आए, यू कैन इजीली सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। चलिए इस तरह का एक और प्रॉब्लम बनाते हैं। ये तो डेसिमल फ्रैक्शन में था, एक इसी तरह का ऐसा प्रॉब्लम लेते हैं जो कि डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं हो, नॉर्मल हो, नॉर्मल इंटीजर्स हो। चलिए sum to n terms the series a plus aa plus aaa and so on for all a belongs to n and 1 is less than or equal to a less than or equal to 9. Same problem, but here these things are not any decimal fractions. ए कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है 1 से लेके 9 तक। कंडीशन यहाँ भी सेम है, इसमें भी वही काम करना है। मान लेते हैं a इज इक्वल टू 5, यहाँ भी लेते हैं, हो जाएगा 5 प्लस 5 5 प्लस 5 5 5 एंड सो ऑन। अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो ऑफ कोर्स आई हैव टू मल्टीप्लाई बाई 5 एज वेल। तो 5 इंटू 5 बाई 5 1 1 1 प्लस 1 1 1 एंड सो ऑन। नाउ अगर यहां पे मैं 9 से वही चीज करूं जो वहां पे करा था, सेम चीज आपको करना है, मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 से डिवाइड भी करूंगा, 9 प्लस 99 प्लस 999 एंड सो ऑन। ठीक है, सेम चीज है, कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ भी वही नियम अप्लाई करना है, बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो है ये डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है। तो वहाँ पे 0.1 0.11 आ रहा था, यहाँ पे 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन इस तरह से आ रहा है, दैट इज इंटीजर्स आ रहा है। चलिए मान लेते हैं यहाँ भी कि इसका सम जो है उसको हम s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो s इज इक्वल टू a प्लस a प्लस a एंड सो ऑन। अब क्या करते हैं हम लोग, a से डिवाइड कर देते हैं और a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा a प्लस a प्लस a एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई a इंटू 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस एंड सो ऑन a बाई 9 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, 9 प्लस 99 प्लस 999 एंड सो ऑन। अब गेस कीजिए कि यहाँ पे क्या करना है हमें। a बाई 9 ब्रैकेट क्लोज, इसको मैं 10 माइनस 1 लिख सकता हूँ, इसको मैं 100 माइनस 1 लिख सकता हूँ, इसको मैं 1000 माइनस 1 लिख सकता हूँ एंड सो ऑन। a बाई 9 10 प्लस 100 प्लस 1000 एंड सो ऑन टू n टर्म्स तक, क्योंकि n टर्म्स तक ही हमें चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 10 100 1000 को एक साथ लिख दिया, उसके बाद माइनस, इसको क्या करूँगा, माइनस कॉमन लेके 1 प्लस 1 1 सॉरी फिर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन टू n टर्म्स, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इरेज करता हूँ इसको। तो
s इज इक्वल टू a/9, इसको हम लिख सकते हैं 10 + 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब एंड सो ऑन, इसी तरह से तो जाएगा ये। और ये 1 का सम n टर्म्स तक क्या होगा, -n, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। सो a/9 ये तो जीपी में है जिसका कॉमन रेशियो क्या है 10 है। अब यहाँ पे r क्या है, ग्रेटर देन 1 है भाई, तो सिंपली a इंटू r टू द पावर n यानी कि 10 टू द पावर n -1 बाई 10 - 1 9 -n, यही तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो आपने देखा कि किस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। इस तरह के प्रॉब्लम्स एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सो ट्राई टू प्रैक्टिस दीज। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक स्पेशल केस होता है जीपी में इनफाइनाइटली टर्म्स के लिए, जिसमें टर्म्स इनफाइनाइटली मेनी होते हैं। उस केस का एक स्पेशल पर्पस होता है, वही पर्पस हम देखेंगे कि किस तरह से जब किसी जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स का सम निकालने के लिए कहा जाए तो हम किस तरह से उसको जस्टिफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले एक सिंपल से उदाहरण से इसको समझेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जीपी का, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं जो आपको याद रखने होंगे। ठीक है, क्योंकि जो इनफाइनाइट जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है ना, वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। उसके कुछ कंडीशंस होते हैं कि यस, इफ दिस कंडीशन इज हियर देन एंड देन ओनली वी कैन अप्लाई द इनफाइनाइट जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन थ्योरम्स। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी एग्जांपल को समझते हैं। मान लीजिए कि एक जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन है कुछ इस तरह का, 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब एंड सो ऑन, डेफिनेटली सो ऑन टू इन्फिनिटी। अभी मान लेते हैं सो ऑन टू n टर्म्स तक है, सो ऑन टू n टर्म्स, मान लेते हैं ये n टर्म्स है। नाउ r क्या है यहाँ पे, r एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, और अभी मैंने बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो नाउ हियर r इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन डेफिनेटली, सो a into 1 minus r to the power n by 1 minus r. Now whenever r is a proper fraction we just apply this formula. ठीक है, या जब भी r एक से छोटा हो यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेकिन इनफाइनाइट जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन का एक स्पेशल केस होता है, जैसा कि मैंने बताया। इनफाइनाइट जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में जो r है, r जो है वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। दैट इज, ये जो जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन है ना, ये एक डिक्रीजिंग जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन होना चाहिए मैग्नीट्यूड में। ठीक है, मैग्नीट्यूड में क्या होना चाहिए, ये एक डिक्रीजिंग जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन होना चाहिए। अच्छा, एक ऐसा प्रोग्रेशन कंसीडर करते हैं 1/2 माइनस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। r जो है यहां भी प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। r क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन ही है यहां पे। ठीक है, तो यहां भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, याद रखना है आपको, क्योंकि r यहां भी 1/2 होगा, r यहां भी 1/2 ही होगा। अब इस तरह के जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन को हम कहते हैं डिक्रीजिंग जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। डिक्रीजिंग जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्यों, क्योंकि भाई r तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, अब यहाँ पे 1/2 आया, अब यहाँ पे 1/4 आया, तो डेफिनेटली 1/4 इज लेस देन 1/2। सिमिलरली 1/2 क्यूब इज लेस देन 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन। सो एवरी टर्म इज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स। किसी भी डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन में हर एक फॉरवर्डिंग टर्म, हर एक आगे वाला टर्म अपने से पीछे वाले से कम होता है।
इसीलिए उसको डिक्रीजिंग जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं, क्योंकि वो डिक्रीज करता जाता है। और इनफाइनाइट जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन तभी लगेगा जब r प्रॉपर फ्रैक्शन हो। ये जो फॉर्मूला हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में, जो इसके लिए हम निकालेंगे इनफाइनाइट जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन के लिए, वो फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब r हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो, अदरवाइज में वो नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा। चलिए देखिए, नाउ r इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन हियर, डेफिनेटली r कितना है, कॉमन रेशियो कितना है GP का, 1/2 है। चलिए सम को निकालते हैं, a इज इक्वल टू 1/2, 1 माइनस आर कितना है 1/2 टू द पावर n, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2। ये हो गया हमारा 1/2 इंटू 2 बाई 1 माइनस 1/2 टू द पावर n, ठीक है। ये और ये कट गया, यहां से बचा 1 माइनस 1/2 टू द पावर n। ये 1/2 है, 1 माइनस 1/2 टू द पावर n, ये भी ठीक है। 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/2, यहाँ बच जाएगा आपका 1/2, तो 1/2 ऊपर जाएगा 2/1। चलिए अगर मैं फर्स्ट टर्म 1 लेता, 1 मिनट, अगर मैं फर्स्ट टर्म 1 लेता तो ये मेरा आ जाता, चलिए ठीक है, कोई नहीं, 1/2 भी फर्स्ट टर्म ले सकते हैं, 1 भी फर्स्ट टर्म ले सकते हैं। चलिए एक्चुअली में मैंने जो एग्जाम्पल सोचा था उसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह का सीरीज रखा था कि 1, 1/2, 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर एक नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सो सम कितना आया इस पर्टिकुलर सीरीज का, 1/2 टू द पावर n, यही हमारा सम आया। तो ये तो n टर्म्स तक का सम आ गया हमारा। ना r तो प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, r तो प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारा। अब यहाँ से थोड़ा ये देखिए, इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ये टर्म 1, पहला टर्म इसका 1 है, इस टर्म को आप देखिए अगर तो 1/2 है। इनको जितना बढ़ाएंगे, इन मान लीजिए सबसे पहले 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, इन 2 लेते हैं तो 1/2 स्क्वायर यानी कि 1/4, इन 3 लेते हैं तो 1/8, इन 4 लेते हैं तो 1/16। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे n को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये पूरा फ्रैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है, यानी कि 0 के नज़दीक चलते जा रहा है। अगर कंसीडर करिए कि n को हमने इनडेफिनेटली इंक्रीज कर दिया, इनडेफिनेटली बहुत बड़ा कर दिया, इमेजिन कि n को हमने इनफाइनाइटली इंक्रीज कर दिया, तो उस केस में ये जो फ्रैक्शन होगा वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगा, ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट एज नियर टू 0 एज पॉसिबल, वो तो हो सकता है ना। तो जब n को हम इनडेफिनेटली इंक्रीज कर देंगे, इनफाइनाइटली इंक्रीज कर देंगे, तो ये फ्रैक्शन चूंकि ऑलमोस्ट 0 होगा तो सम हमारा ऑलमोस्ट किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो हम देख रहे हैं कि जब n को हमने इन्फिनिटी कर दिया, यानी कि अगर ये सीरीज इनफाइनाइटली हो गया, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स का हो गया, इतने सारे टर्म्स जो कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अगर वैसा हो गया तो कितना भी नंबर इसका रहे, इसका सम जो है ऑलमोस्ट 1 ही आएगा, ठीक है। n को कितना भी बढ़ा दें, n कितना भी रहे, सम तो हमेशा 1 से छोटा ही रहेगा। देखिए n कुछ भी हो, सम तो हमेशा 1 से छोटा रहेगा, लेकिन n को हम लोग बढ़ाते जाएं टू द पॉइंट कि इतना नंबर ऑफ टर्म्स इतने ज़्यादा हो जाए कि इसको हम काउंट नहीं कर सके, इनडेफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स, इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ टर्म्स। तो उस केस में सम टू इन्फिनिटी इस सीरीज का क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1।
ये एक एग्जाम्पल था। अब देखिए, सम टू n टर्म्स किसी भी जीपी का क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर। इसको हम लिख सकते हैं a बाई 1 माइनस आर माइनस ए आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ इफ r इज a प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर r एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, दैट इज अगर जो r का वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है, r का वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच में है, अगर r एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। याद रखिए मैग्नीट्यूड ऑफ r जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, साइन को नहीं देखना है हमें। अगर कोई ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें r नेगेटिव हो बट उसका वैल्यू अभी भी 0 और 1 के बीच में हो, दैट इज मैग्नीट्यूड अगर 0 1 के बीच में हो, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं वहां भी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो r बस प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो नहीं वैल्यू, बट उसका मैग्नीट्यूड 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। द मैग्नीट्यूड इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए, अब r अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन हो, यानी कि r का वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में हो, तो उस केस में जितना भी हम n को बढ़ाएंगे r उतना ही घटेगा, क्योंकि r बाई 0 से बड़ा बट 1 से कम है, तो n को जितना ही बढ़ाएंगे r टू दी पावर उतना ही घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा। तो अज्यूम करिए कि n को हमने इनडेफिनेटली इंक्रीज कर दिया, इनफाइनाइटली, n को हमने इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स तक इंक्रीज कर दिया। एक ऐसा जीपी जिसका r एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो और नंबर ऑफ टर्म्स उसमें इनफाइनाइटली मेनी हो, इनफाइनाइटली मेनी हमने उसमें नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज कर दिया, तो r टू दी पावर n उस केस में ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब है ए आर टू दी पावर n बाई 1 माइनस आर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना, 0। क्यों, क्योंकि भाई r टू दी पावर n ऑलमोस्ट 0 हो गया। अब a बाई 1 माइनस आर इंटू आर टू दी पावर n, इसको लिख सकते हैं। अब ये टर्म ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो गया। अब ऑलमोस्ट 0 से आप किसी चीज को मल्टीप्लाई करें, आता क्या है, हमें 0 मिलता है। तो इस केस में इफ r इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन एंड n टेंड्स टू इंफिनिटी, कभी हम मैथमेटिक्स में किसी चीज को इंफिनिटी के बराबर नहीं लिख सकते हैं, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बट सम क्वांटिटी इज डेफिनेटली टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, वो इन्फिनिटी की ओर बढ़ता है, क्योंकि इन्फिनिटी इज एन अनकाउंटेबल नंबर। उसे आप बस कह सकते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी, जिसको हम सोच नहीं सकते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, तो n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, यानी कि n बहुत ज्यादा, नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज्यादा हो, इतने ज्यादा हो कि उसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो उसको हम इमेजिन कर लेते हैं कि वो इनफाइनाइट है, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है। तो अगर r एक प्रॉपर फ्रैक्शन है एंड n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी है, देयरफॉर ar टू द पावर n बाई 1 माइनस r टेंडिंग टुवर्ड्स 0। लिमिट में इस टेंडिंग टुवर्ड्स का मतलब हमें और एग्जैक्टली अच्छे से पता चलेगा। टेंडिंग टुवर्ड्स मतलब वो बढ़ रहा है, टेंडिंग टुवर्ड्स 0 यानी कि 0 की तरफ वो जा रहा है, टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की तरफ वो जा रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ टेंडिंग टुवर्ड्स। सो जब r प्रॉपर फ्रैक्शन हो और n इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा हो, तो ये जो टर्म है, दैट इज ये जो टर्म है वो क्या होगा, 0 की तरफ टेंड करेगा। इसलिए सम टू इंफिनिटी इज इक्वल टू a बाई 1 माइनस आर।
दिस इज द सम टू इंफिनिटी ऑफ ए डिक्रीजिंग जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। हमेशा इसको इस तरह से बोला करिए, एस इंफिनिटी इज द सम टू इंफिनिटी ऑफ ए डिक्रीजिंग जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। डिक्रीजिंग में क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद रहे कि R प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, एंड इफ एंड ओनली इफ R is a proper fraction, then we can apply this formula. So जब भी आपको सम टू इन्फिनिटी पूछा जाए और कोई कंडीशन ना दिया जाए, तो यू हैव टू इमेजिन कि R हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, वो दैट्स इट। आपको इमेजिन कर लेना है ये, ठीक है। तो ये होता है सम टू इन्फिनिटी। अब इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होता है रिकरिंग डेसिमल, आपको पता है, जो कि रेकर करता रहता है, जैसे कि 0.4242424 एंड सो ऑन, ऐसे करके रेकर करता रहता है। इसका वैल्यू अगर किसी वल्गार फ्रैक्शन में, दैट इज ऐसे एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर हो, उस तरह के फ्रैक्शन में अगर करना हो तो हम कैसे करेंगे? इसी फॉर्मूला को यूज करके हम कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इनफाइनाइट जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन का, हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में। बट पहले इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को देखते हैं छोटे से, चलिए। सो सम टू इन्फिनिटी ऑफ ए जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन इज a by 1 minus r, जहां की r कॉमन रेशियो है और a फर्स्ट टर्म है। चलिए, आगे हम लोग देखेंगे कि नॉर्मली जनरली जब भी इस फॉर्मूला से प्रॉब्लम पूछा जाएगा जहाँ की जीपी का जो नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, तो वहाँ पे हमें कंडीशन ऑलमोस्ट दिया रहेगा कि कॉमन रेशियो हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऑलमोस्ट ऑलवेज। बट इफ सम टाइम इट इज नॉट गिवन that whether r is a proper fraction or not, you have to consider that r is a proper fraction, because that is the reason why the infinite geometrical progression is asked. चल एक प्रॉब्लम देखते हैं छोटे से। The sum of an, आपके इंटरमीडिएट के एग्जाम्स में इस तरह का प्रॉब्लम बहुत आता होगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी इज 15 and the sum of their squares is 45. Find the series. Find the series. देखते हैं, कह रहा है कि the sum of an infinite number of terms in GP is 15. एक GP है infinite number of terms का, तो हमें समझ जाना है कि यहाँ क्या कहना चाह रहा है ये। R जो भी GP होगा उसका कॉमन रेशियो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इस 15 and the sum of their squares is 45. Find the series. मान लेते हैं कि हमारे पास जो GP है उसका फर्स्ट टर्म जो है वो A है एंड कॉमन रेशियो जो है वो R है। तो कहा जा रहा है कि
इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी क्या होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी a by 1 minus r is equal to 15. So a by 1 minus r हमारा कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है. अब कह रहा है कि and the sum of their squares is 45. तो a square by 1 minus r square यही तो हुआ ना. sum of their squares क्या हुआ? s is equal to a square by 1 minus r square. वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है. ये दिया हुआ है 45. इसको हम लिख सकते हैं a by 1 minus r इंटू a by 1 plus r इज इक्वल टू 45. a by 1 minus r हमारा 15 है. a by 1 plus r इज इक्वल टू 45. 15 से 3 बार में कट जाएगा ये. सो a इज इक्वल टू 3 plus 3r. a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3 plus 3r. यहाँ पे क्या है? a इज इक्वल टू 15 माइनस 15r. a इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है? 3 plus 3r सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 15 माइनस 15r. r को एक तरफ ले जाएंगे तो 18r इज इक्वल टू 15 में से 3 गया तो 12. दैट इज r इज इक्वल टू 2/3. r कितना आया? 2/3 आ गया. तो जब r 2/3 आ गया तो a हमारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेते हैं. यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेते हैं. चलिए तो a कितना आ गया? a इज इक्वल टू 3 plus 3r. 3 इंटू 2/3. 3 plus 2 इज इक्वल टू 5. a हमारा कितना आ गया? 5 आ गया. तो सीरीज अब निकाल लेंगे. सीरीज किस तरह से होता है? a होगा ar स्क्वायर. इसी तरह से तो gp का सीरीज होता है ना. तो a कितना है? 5. a इंटू आर यानी कि 5 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा? 10/3. 10/3. उसके बाद AR स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 4/9. सो 20/9. 20/9 एंड सो ऑन. इसी तरह से हमारा सीरीज होगा. देख लेते हैं एक बार कॉमन रेशियो निकाल के चेक कर लेते हैं कि कहीं हमने कुछ गलती तो नहीं किया है. चलिए 10/3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 10/3 इंटू 1/5. कॉमन रेशियो 2/3 आया है यहाँ पे. यहाँ भी करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि कॉमन रेशियो 2/3 आएगा. 20/9 इंटू 3/10. 2/3 देख लीजिए. ठीक है. तो r आ गया, हम a आ गया 5, r आ गया 2/3. तो सीरीज तो आप यहाँ से निकाल ही लेंगे. 5 10/3 20/9 एंड सो ऑन. इस तरह से दिस इज योर रिक्वायर्ड सीरीज. अब एक बहुत ही अच्छा इसका एक केस है इनफाइनाइट जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन का. उसको देखते हैं और उसको एक प्रॉब्लम बना के हम लोग समझेंगे. एक बड़ा ही अच्छा कंडीशन होता है जियोमेट्रिकल इनफाइनाइट जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन से रिलेटेड. नाउ कंसीडर कि ये एक आपका सीरीज है a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब एंड सो ऑन टू AR टू द पावर n-1 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी. जहाँ की R एक प्रॉपर फ्रैक्शन है ऑफ कोर्स, तभी मैं इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ. नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है. नाउ s इज इक्वल टू हमारा होता है a/1 माइनस r. ये होता है हमारा क्या? s. अब सपोज करिए कि हमारा यही सीरीज जब यहां से हम शुरू करेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा? AR होगा. तो s इज इक्वल टू होगा AR/1 माइनस r होगा जब यहां से शुरू करेंगे. तो अगर यहां से शुरू करेंगे यानी कि AR स्क्वायर से तो हमारा s इज इक्वल टू AR स्क्वायर बाई 1 माइनस r. इसको हम लिख सकते हैं r/1 माइनस r इंटू a. इसको लिख सकते हैं r/1 माइनस r इंटू AR. उसी तरह
सपोज करिए कि n+1th टर्म से हम जोड़ना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो n+1th टर्म क्या होगा, जीपी का nth टर्म क्या होता है, ar⁻n-1। आर का जो इंडेक्स होता है, पावर होता है, वो नंबर ऑफ टर्म से हमेशा एक कम होता है। तो n+1th टर्म कौन सा टर्म होगा, ar⁻n, ये होगा n+1th टर्म। तो यहां से जब शुरू करेंगे तो ar⁻n प्लस ar⁻n+1 प्लस ar⁻n+2 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो हमारा सम क्या होगा, इन्फिनिटी है, आर अभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो सम हो जाएगा ar⁻n/1 - r। इसको हम लिख सकते हैं ar⁻n-1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 - r। सो ar⁻n-1, ठीक है, इनटू एक r ऊपर से बचा, r बाई और नीचे 1 - r। क्या आपको इन सब में कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है? देखिए मैं बताता हूं, पहला टर्म को तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे पहले कोई टर्म ही नहीं है, ये पहले टर्म से हमने शुरू किया है। सो देयर इज नॉट अ सिंगल टर्म बिफोर a because this series, this GP is starting from a। so इससे पहले वाले टर्म पहले कुछ है नहीं, तो इसको आप छोड़ दीजिए। ये तो हो गया इस पूरे सीरीज का सम। ना पहले वाले टर्म को छोड़ के इस जीपी को कहीं से शुरू करिए, आप कहीं से भी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एस इज इक्वल टू ये होता है। चलिए, जब मैंने यहां से शुरू किया तो हमारा क्या आया, ये आया। हम देख रहे हैं कि अब यहां से शुरू किया और इससे पहले एक टर्म है हमारा a है, तो जो पहले वाला टर्म है a जो है उसको हमने मल्टीप्लाई किया r/1 - r से। ना जब हमने इसी सीरीज को यहां से जोड़ना शुरू किया तो हमारा क्या आया, r/1 - r इंटू ar, यानी कि जस्ट इससे जो पहले वाला टर्म है उसके साथ फिर हमने r/1 - r से मल्टीप्लाई किया। उसी तरह जब हमने n+1th टर्म से शुरू किया जोड़ना, तो हम देख रहे हैं कि n+1th टर्म से पहले क्या होता है, nth टर्म। सो दिस इज द nth टर्म, और nth टर्म मल्टीप्लाई किससे है, r/1 - r से। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि किसी भी इनफाइनाइट जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आप किसी भी टर्म से जोड़ना जब शुरू करते हैं तो हमेशा आपको एक रिजल्ट मिलता है, और वो रिजल्ट क्या मिलता है कि जिस टर्म से भी आप जोड़ना शुरू करते हैं उसका प्रोडक्ट, जिस टर्म से भी आप जोड़ना शुरू करते हैं उस टर्म से जस्ट पहले वाले का प्रोडक्ट r/1 - r के साथ होता है। मतलब क्या कि इन एनी जीपी ऑफ इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स, ठीक है, और जब इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स का बात कर रहा हूं तो r प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने यहां रखा है। इन एनी जियोमेट्रिकल, इन एनी इनफाइनाइट जियोमेट्रिकल सीरीज द सम commencing from any term is always equal to the product of the previous term and r/1 - r। यानी कि किसी भी इनफाइनाइट जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में किसी भी टर्म से जब हम लोग सम को फाइंड करते हैं तो हमेशा जो हमें रिजल्ट मिलता है वो किसके बराबर होता है, जिस टर्म से हम जोड़ना शुरू कर रहे हैं उसके जस्ट पहले वाले टर्म का प्रोडक्ट किसके साथ, r/1 - r के साथ। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अभी एक प्रॉब्लम मैं दूंगा वो इसी रिजल्ट से बनने वाला है। ऐसा नहीं है कि अगर ये रिजल्ट याद नहीं है तो आपसे प्रॉब्लम नहीं बनेगा, बट आई थिंक दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट, यू हैव टू रिमेंबर इट। ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये कोई स्पेशल थ्योरम नहीं है, इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन कि हाँ इनफाइनाइट जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में ऐसा होता है। देखिए सबसे पहले तो आपका प्रोपोजिशन इस तरह से होगा, the sum of an
इनफाइनाइट GP कॉमेंसिंग और स्टार्टिंग, इसको स्टार्टिंग भी कहते हैं, कॉमेंस का मतलब है जहां से शुरू कर रहे हैं, और स्टार्टिंग फ्रॉम एनी टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू द product of the previous term by r by 1 minus r, जहाँ की r कॉमन रेशियो है उस GP का। ठीक है, अगर एग्जाम्पल इसका हम दे दें तो फॉर एग्जाम्पल suppose the series ar square and so on to ar to the power n, याद रखिएगा n plus 1th, मैंने n plus 1th टर्म इसलिए चुना है कि ये बड़ा आसान सा आ जाता है ar to the power n। ठीक है, अब nth टर्म से भी आप कर सकते थे, किसी भी टर्म से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका सीरीज हो गया। इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द n plus 1th term, that is ar to the power n plus ar to the power n plus 1 plus ar to the power n plus 2 and so on, इसी तरह से तो स्टार्ट करेंगे ना। देन सम, यहाँ इन्फिनिटी में दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये इन्फिनिटली मेनी टर्म्स तक का है। सम क्या होगा, ar to the power n by 1 minus r, इसको हम लिख सकते हैं ar to the power n minus 1 into r by 1 minus r, और यही तो मैं बताना चाह रहा था आपको। ठीक है, चलिए अब एक बड़ा ही अच्छा सा प्रॉब्लम है इसी पे, उसको देखते हैं सबसे पहले। तो याद रखिएगा कि द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी स्टार्टिंग फ्रॉम एनी टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्रीवियस टर्म बाई r बाई 1 माइनस r, हमेशा ये होता है। और इसका यूज कैसे करेंगे अभी एक प्रॉब्लम से आपको पता चलेगा। The first two terms of an infinite GP are together equal to 5 and every term is 3 times the sum of all the terms that follow it. The sum of all the terms that follow it. Find the series. Find the series. चलिए
कहा जा रहा है कि द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी की बात हो रही है, आर टुगेदर इक्वल टू 5 एंड एवरी टर्म इज 3 टाइम्स द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो इट, फाइंड द सीरीज। कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास एक जीपी है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से करके। अब ये तो पता है कि किसी भी इनफाइनाइट जीपी में जिस टर्म से आप काउंटिंग करना शुरू करते हैं तो जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, एक प्रोडक्ट के बराबर होता है। जो प्रोडक्ट जिस टर्म से आप काउंट करना शुरू करते हैं उससे जस्ट प्रीवियस वाले टर्म का r बाई 1 माइनस आर के साथ होता है। तो मान लेते हैं इसका फर्स्ट टर्म तो a है और कॉमन रेशियो r है जिस जीपी की बात हो रही है यहाँ पे। सो a प्लस ए आर इज इक्वल टू कितना है, 5 है। दैट मीन्स a इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 5 है, क्योंकि फर्स्ट टर्म टुगेदर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। नाउ अब कहा जा रहा है कि every term is 3 times the sum of all the terms that follow it. Every term is 3, यही समझना आपको। Every term is 3 times the sum of all the terms that follow it. हर एक टर्म किसके 3 गुना के बराबर है? हर एक टर्म्स उस टर्म के बाद वाले जितने भी टर्म है उस सम से 3 गुना बराबर पे है। मान लेते हैं कि किसी भी टर्म से हम, ये इनफाइनाइट जीपी है, इसको हम किसी भी टर्म से शुरू करते हैं तो ये हमेशा क्या होगा, हमेशा ये होगा अपने प्रीवियस टर्म इनटू r बाई 1 माइनस आर के प्रोडक्ट के बराबर। यही तो होता है ना किसी भी इनफाइनाइट जीपी में, जिस किसी टर्म से हम काउंट करना शुरू करते हैं वो सम किसके बराबर होता है, प्रीवियस टर्म इनटू r बाई 1 माइनस आर के बराबर। मान लेते हैं कि हमने यहां से काउंट करना शुरू किया, AR से काउंट करना स्टार्ट किया। तो जब AR से काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो सम क्या होगा हमारा, इससे प्रीवियस वाला टर्म यानी कि A इंटू आर बाई 1 माइनस आर। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एवरी टर्म इज 3 टाइम्स द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो इट। 3 इज इक्वल टू AR, ठीक है ना, सॉरी, इज इक्वल टू A। हर एक टर्म इस सम से 3 गुना है, यानी कि अपने आगे वाले टर्म्स, अपने आगे जितने भी टर्म्स हैं उस सम के 3 गुना के बराबर है हर एक टर्म। हमने मान लिया कि ये पहला टर्म है और यहां से हमने काउंट करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो जो पहला टर्म है और चूंकि यहां से हमने काउंट करना स्टार्ट किया तो यहां से जब काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा उसका सम, ये हो जाएगा उसका सम, होगा ना, साफ साफ दिख रहा है। अगर यहां से काउंट करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, AR बाई 1 माइनस आर होगा। एक मिनट, AR बाई 1 माइनस आर होगा। उसी को मैंने इस तरह से लिखा है क्योंकि आपको इससे पहले जो ऑब्जर्वेशन था उसको भी दिखाना है कि किसी भी इनफाइनाइट जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में जिस किसी टर्म से हम काउंट करना शुरू करते हैं तो जो सम होता है वो क्या होता है, जिस टर्म से हम काउंट करना शुरू कर रहे हैं उसके पहले वाले टर्म का प्रोडक्ट किसके साथ, r बाई 1 माइनस आर के साथ। तो यहाँ से हम काउंट करना शुरू कर रहे हैं तो इसके पहले वाला टर्म a इंटू आर बाई 1 माइनस आर का प्रोडक्ट होगा। सम जो होगा यहाँ से वो क्या होगा, AR बाई 1 माइनस आर, A इंटू आर बाई 1 माइनस आर। तो वही मैंने लिखा, यहाँ से मैंने काउंट करना शुरू किया। ठीक है, क्यों करना यहाँ से शुरू किया, बिकॉज देयर इज अ कंडीशन हेयर, एवरी टर्म इज 3 टाइम्स द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो इट। हर एक टर्म्स अपने बाद में जितने भी टर्म्स हैं
जो उसके बाद फॉलो कर रहे हैं, उन सारे टर्म्स का जो सम है उसके 3 गुना के बराबर है। तो ए के बाद यहाँ से शुरू हो रहा है, तो हमने यहाँ से शुरू किया, तो इसका सम क्या होता है जब यहाँ से करेंगे तो जस्ट इसके पहले वाला ये टर्म, इसके पहले वाला टर्म क्या होता है ए। यहाँ देखिए जब यहाँ से शुरू करेंगे तो सम क्या होगा a इंटू आर बाई 1 माइनस आर, वही लिखा मैंने, और a, तो इसके बाद का जो सम है यानी कि ये है, ये 3 गुना है a के, यही कंडीशन के अनुसार। सो a और a कैंसिल, r बाई 1 माइनस आर इज इक्वल टू कितना हो गया 1 बाई 3। यहाँ से हम r निकाल लेते हैं सबसे पहले, 3r इज इक्वल टू 1 माइनस आर, तो r इज इक्वल टू 1 बाई 4। r कितना आ गया आपका 1/4, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये प्रॉब्लम, वो जो ऑब्जर्वेशन है ये वाला कि जो सम होता है इनफाइनाइट सीरीज में, जहाँ से भी काउंट करना शुरू करें उसके एक टर्म पहले का उसके प्रीवियस टर्म के प्रोडक्ट किसके साथ r बाई 1 माइनस आर के साथ बराबर होता है। अगर उस ऑब्जर्वेशन को आप नहीं भी याद रखेंगे तो ये प्रॉब्लम बनेगा, लेकिन बहुत सिचुएशंस ऐसी भी आएंगी आपके पास जहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन आपको काम करेगा। ठीक है, इसलिए इस ऑब्जर्वेशन को आपको ध्यान में रखना होगा, आपको याद रखना चाहिए। चलिए, क्योंकि मुझे याद था तो ये एक लाइन में ही प्रॉब्लम मैं बना सकता हूँ। अगर आपने एक बार इस ऑब्जर्वेशन को अपने दिमाग में डाल लिया तो आप एक बार में इस प्रॉब्लम को बना देंगे एक ही लाइन में, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो r इज इक्वल टू आपने देखा 1 बाई 4 आ गया। अब r इज इक्वल टू 1 बाई 4 आ गया तो यहाँ पे r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा a इंटू 1 बाई 5 हो जाएगा। 1 प्लस 1 बाई 4 कितना हो जाएगा, सॉरी 5 बाई 4 इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 20 बाई 5। सो a इज इक्वल टू आपको 4 आ गया, a 4, r 1 बाई 4। अब सीरीज आप नहीं निकाल लेंगे, a 4 a r यानी कि 4 इंटू 1 बाई 4, 1, उसके बाद फिर 1 बाई 4 एंड सो ऑन, यही आपका सीरीज हो जाएगा। सो वो जो ऑब्जर्वेशन है कि किसी भी इनफाइनाइट जीपी में जिस किसी टर्म से हम सम को काउंट करना शुरू करते हैं तो वो जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, वो सम बराबर होता है जिस टर्म से हम काउंट करना शुरू कर रहे हैं उसके जस्ट पहले वाले टर्म का प्रोडक्ट r बाई 1 माइनस आर के साथ। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से शुरू किया था काउंट करना, क्योंकि यहाँ क्या दिया होगा कि हर एक टर्म अपने आगे वाले जितने टर्म्स हैं उनके सम के 3 गुना है। तो a बराबर a के आगे वाला जितना टर्म है उसका सम यानी कि ये उसका 3 गुना। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आज इतना ही रहने देते हैं, एक क्लास और आई होप लगेगा जीपी को ख़त्म करने पे। अभी कुछ अच्छी टॉपिक्स इसमें बची हुई है, जैसे कि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड वेरी स्पेशल टॉपिक इज़ रिकरिंग डेसिमल्स को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। यानी कि कोई भी रिकरिंग डेसिमल दिया हुआ हो, जैसे मैंने एक जगह आपको एग्जांपल में दिया था 0.424 करके, ऐसे 0.4242424 ऐसे करके, तो उसको हम किस तरह से एक ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हो। ठीक है, तो वो सब हम देखेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि आज बहुत टाइम हो गया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और एक्चुअली कैमरा की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है और लाइट भी कटी हुई है फ़िलहाल, तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग कल देख लेंगे। आई होप ये देख लिया होगा आपने, और वो जो ऑब्जर्वेशन था इस प्रॉब्लम के लिए जो मैंने बताया था, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अगर आपको नहीं मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने उसको इलस्ट्रेट किया था 3-4 बार, तो वो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो डेफिनेटली आस्क मी अगेन। थैंक यू।